जब आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं निखिल, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आप एजुकेशनल नहीं होते हैं, बिकॉज आपको अपने डेली नीड्स के लिए भी सर्वाइव करना होता है, आप उसके लिए भी काम कर रहे हो। कि सोशल मीडिया है, काफ़ी चीज़ें हैं, तो इन्फॉर्मेशन तो बहुत है उसके पास, लेकिन डायरेक्शन की कमी। तो ऐसे में प्रॉपर गाइडेंस पाने के लिए उसको क्या करना चाहिए? बैठ के आंखें बंद करके अपने आप से बात करना चाहिए कि वो अपना भविष्य कहाँ देखना चाहता है। वो अपने आप को आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद किस रूप में देखना चाहता है, किस भूमिका में देखना चाहता है। जी, जैसे एआई वगैरह, चैट जीपीटी वगैरह, ये सब आने के बाद एजुकेशन सिस्टम में या एजुकेशन में क्या चेंजेस आपको दिखते हैं? तत्व हैं या फिर देश विरोधी तत्व हैं, उनका पहला टारगेट स्टूडेंट ही होते हैं। मतलब नेशन फर्स्ट वाली। डेफिनेटली यार, भाई नेशन है तो आप हो ना, भाई नेशन नहीं रहेगा तो आप भी खत्म हो जाओगे। जब हम बहुत ज्यादा उदार हो जाते हैं और अपने प्रति लापरवाह हो जाते हैं तो आप खत्म हो जाओगे। एआई के आने के बाद में मुझे नहीं लगता है कि जॉब वगैरह जाएंगे, ये केवल एक डर का माहौल बनाया जाता है। मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज के सीईओ इंडियन ओरिजिन के। तो आपके हिसाब से हमारे देश में ऐसे क्या, किस चीज़ की कमी पड़ रही है कि इंडिया का टॉप माइंड जो है वो फॉरेन उसको जाना पड़ रहा है? मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे काफ़ी स्टूडेंट डरते हैं। जब बात हायर मैथमेटिक्स की हो तब तो और भी। लेकिन कुछ टीचर्स इसे इतना इंटरेस्टिंग बना देते हैं कि यही स्टूडेंट का फेवरेट सब्जेक्ट बन जाता है। जी हाँ, मैं हूँ निखिल तिवारी, स्वागत करता हूँ आपका अपने इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं जयपाल विश्वकर्मा सर। सर यूट्यूब में हायर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। सर ने यूट्यूब तब स्टार्ट किया था जब कोई यूट्यूब को एज अ करियर चुनना कठिन रास्ता समझता था। आज सर के यूट्यूब में लगभग 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं। सर से हमने इस पॉडकास्ट में स्टूडेंट लाइफ से जुड़े काफ़ी इंटरेस्टिंग पहलुओं के बारे में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में और देश में चल रही स्टूडेंट से संबंधित समस्याओं के बारे में चर्चा की है। तो ये वीडियो आपके लिए सभी मायनों में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सर, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आपको नहीं जानते हैं, उन्हें आप अपने बारे में क्या बताना चाहेंगे? मेरे बारे में क्या जानना चाहते हो निखिल? मतलब बहुत कुछ यूट्यूब पर अवेलेबल है पहले से ही। आ, करीबन 10-12 साल से ज़्यादा हो चुका है यूट्यूब पे पढ़ाते पढ़ाते हर मैथमेटिक्स, है ना। स्कूल और कॉलेज का काफ़ी कुछ कंटेंट हम लोगों ने कवर कर दिया है। इवन शुरुआती जब मतलब नेट पे यूट्यूब पे कोई टीचर नहीं पढ़ा रहा था तब मैंने शुरुआत करी थी, और उसकी कहानी थी कुछ, मेरे स्टूडेंट्स को ज़रूरत थी तो मैंने कंटेंट डालना शुरू करा, और बच्चों का बहुत प्यार और रिस्पेक्ट मिली और ग्रोथ भी अच्छी दिखी। तो छोटे भाई के सहयोग से क्या कहते हैं काफ़ी कुछ यूट्यूब पे डाला। तो फिलहाल तो आपके सामने एक टीचर हूँ और यूट्यूबर, यही कह सकते हैं आप लोग, और क्या। सर, तो मैथमेटिक्स में आपका इंटरेस्ट कैसे जगह? नॉर्मली लोगों को मैथमेटिक्स टफ लगती है और आप हायर मैथमेटिक्स के टीचर हैं, तो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट कैसे जगह? स्टार्टिंग से आप नहीं, मेरा ऐसा मैथ्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, वैसे भी क्या कहते हैं, जब आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं निखिल, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आप एजुकेशनल नहीं होते हैं, बिकॉज आपको अपने डेली नीड्स के लिए भी सर्वाइव करना होता है, आप उसके लिए भी काम कर रहे होते हैं। सो प्राथमिकता तो हमारी वही थी, क्योंकि बैकग्राउंड हमारा यही था। हाँ, ये है कि जब थोड़ा बहुत संभले और पढ़ाई में इंटरेस्ट जागा तो ठीक ठाक नंबर आ जाते थे और सब्जेक्ट भी समझ में आ जाता था, और दूसरों को पढ़ाते पढ़ाते ऐसा लगा कि शायद पढ़ा सकते हैं अच्छा, राइट। और पढ़ने से चीज़ें अपने आप आ जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ लोग 1-8% गॉड गिफ्टेड होते हैं, लेकिन बाकी सब आपको अपनी मेहनत से ही अर्जित करना होता है। तो किया, पढ़ा, सब पढ़ाया, अच्छा लगने लगा तो चलता रहे। तो लेकिन मैथमेटिक्स ही क्यों? मेरा ऐसे वो था कि जैसे आप। वैसे मेरा इंटरेस्ट फिजिक्स में था, बट जब मैं फाइनल ईयर में था तो मेरे जो टीचर थे रियल एनालिसिस की, उन्होंने अप्रोच किया कि तुम्हें मैथ्स में आना चाहिए। हालांकि बाद में मुझे ऐसा लगा कि मुझे फिजिक्स में जाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, अक्सर क्या कहते हैं कुछ चीज़ें आपके बस में नहीं होती है, नई चीज़ को जो मंजूर होता है वो हो जाता है। तो आई एम हैप्पी विथ मैथमेटिक्स, बिकॉज मैथमेटिक्स ने मुझे इतना ज़्यादा पॉपुलर किया और लोग बच्चों के बीच में पहुंचाया, कई लोगों को उसका फ़ायदा भी मिला, और उसी के कारण आज तुम भी मेरे सामने बैठे हो। सर, अगर कोई स्टूडेंट है वो मैथ में इंटरेस्ट चाहता है कि आगे मैथ परस्यू करे और इंटरेस्ट पैदा करना चाहता है अपना, तो आपके हिसाब से आइडियल वे क्या होना चाहिए मैथमेटिक्स को सीखने का? समय देना चाहिए उसे। मैथमेटिक्स समय मांगता है, मतलब आर्ट्स जैसा सब्जेक्ट तो है नहीं है कोई मैथमेटिक्स कि आप बस पढ़ोगे सुनोगे और हो जाएगा कहानी की तरह।
आपको मैथमेटिक्स समझ में आएगा जब आप मैथ्स को कर करके देखोगे। और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को करना क्या चाहिए कि हमारे यहाँ पे पढ़ाने का जो तरीका है थोड़ा सा ऑड है। ऑड कैसा है कि मास्टर जब क्लास में जाता है, खासकर स्कूल्स में, तो वो जाते से केवल क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर देता है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेगा, फिर बच्चों को बताएगा कि देखो इसको ऐसे सिखा, ऐसे सॉल्व करते हैं, तो उसकी 2 मेथड्स बता देगा, राइट। वो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ग्राफ के थ्रू नहीं समझाएगा, क्या होती है, क्या बताती है, वो ये सारी चीजें डिस्कस नहीं करता है। सो उसके कारण क्या है कि बच्चों को मैथ्स में इंटरेस्ट कम आ पाता है। जबकि अगर वो बैकग्राउंड बना के, उसकी थ्योरी बता के, थोड़ा ग्राफ से समझा के क्यों पढ़ना है, कहाँ काम आएगा, कैसे काम आएगा, अगर इसके साथ में अगर जाएगा तो मैथ्स भी दूसरे सब्जेक्ट्स की तरह बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगा। लेकिन आ, क्या वो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज भी हैं, ट्रेनिंग भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जिन बच्चों को अच्छे टीचर्स मिल जाते हैं वो मैथमेटिक्स में अच्छा ग्रो कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब बहुत हद तक टीचर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि बच्चों का अच्छा इंटरेस्ट जगेगा कि नहीं जगेगा। और जैसे तुमने पूछा कि बच्चों को क्या करना चाहिए, तो मैं यही कहूँगा कि जो किताब आपके पास में है उसकी थ्योरी पढ़िए, एग्जाम्पल से समझिए, और फिर एक्सरसाइज पे जाइए। डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जंप मत कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चंस को खुद से लगा लगा के देखिए और समझने का प्रयास करिए, ठीक है। तो जितना समझेंगे उतना ज़्यादा मैथ्स अच्छा लगेगा। और बिना मैथ्स के आपको साइंस के दूसरे सब्जेक्ट्स भी समझ में नहीं आएंगे, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, इवन आगे चल के बायोलॉजी भी आपको मैथ्स के थ्रू ही समझ में आएगा, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो उसमें। तो मैथमेटिक्स का ये बेसिक फंडा है कि आप प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक्स को मजबूत करिए। जैसे कई बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर कॉलेज में हैं, तुम इंजीनियरिंग के बच्चे हो, तुम्हें भी ऐसा लगता होगा कभी कभी कि मैथ्स वीक है या मैथ्स कमज़ोर है। तो उनको मैं एक ही सलाह देता हूँ कि अपने बेसिक्स मजबूत करो, 11th-12th का मैथ्स पहले पढ़ो, और सब मत पढ़ो। जो तुम्हें ग्रेजुएशन करते करते ज़रूरत पड़ रही है उसको मजबूत करते चलो, बस केवल वो गैप फिल करते चलो जो 11th-12th में छूट गया था, ठीक है ना। तो आपका मैथ्स भी मजबूत हो जाएगा, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। समय देना पड़ेगा, और रील्स वाली और सोशल मीडिया वाली लाइफ से अगर फुर्सत मिले तो ये करना चाहिए। हालांकि वो बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि उसके लिए आपको घंटों देने पड़ते हैं। और आजकल बच्चों के पास बैठने का ही प्रॉब्लम है कि वो बैठ नहीं पाते हैं, एक जगह पर फोकस नहीं कर पाते हैं। वो थोड़ी देर में कि कितने मोबाइल में अपने आप जेब में हाथ जाता है, वो मोबाइल अपने आप बाहर निकल आता है, और हाथ अपने आप यूं 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 होने लगता है। यस। तो सर आज के स्टूडेंट के पास जैसा कि सोशल मीडिया है, काफ़ी चीज़ें हैं, तो इन्फॉर्मेशन तो बहुत है उसके पास, लेकिन डायरेक्शन की कमी है। तो ऐसे में प्रॉपर गाइडेंस पाने के लिए उसको क्या करना चाहिए? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि यूट्यूब पे गए, कोई भी आया उसका स्टार्ट किया और फॉलो करने लगे। तो उसको क्या करना चाहिए, मतलब प्रॉपर गाइडेंस के लिए उसको? मुझे लगता है कि स्टूडेंट को अपने आप से बात करना चाहिए। कभी कभी खाली समय में बैठ के आंखें बंद करके अपने आप से बात करना चाहिए कि वो अपना भविष्य कहाँ देखना चाहता है, वो अपने आप को आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद किस रूप में देखना चाहता है, किस भूमिका में देखना चाहता है, या उसका सपना क्या है, और उस सपने को पूरा करने के लिए वो आज क्या कर रहा है, या आज उसको क्या करना चाहिए। चाहे वो ग्रेजुएशन कर रहा हो, चाहे 11th-12th कर रहा हो, या फिर पीजी कर रहा हो, या रिसर्च कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, है ना, जो भी कर रहा हो, वो अपने आप से पूछे कि वो क्या करना चाहता है और लाइफ में क्या बनना चाहता है। उसके अनुसार आज प्लानिंग करें, एक्शन करें, और आगे बढ़ जाए, ठीक है ना। मतलब अपने आप से बात करना बहुत ज़रूरी है। गाइडेंस की कोई कमी नहीं है, आपको सोशल मीडिया पे हर सब्जेक्ट का गाइडेंस मिल जाएगा, चाहे सब्जेक्टिव नॉलेज हो, चाहे उस सब्जेक्ट से पढ़ के आगे क्या बनते हैं ये नॉलेज हो। मेन चीज़ जो मिसिंग है वो है अपने आप से बात करना। आप अपने आप से बात करें कि आप अपनी लाइफ को कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं। तो जब आप अपने आप से बात करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको डायरेक्शन अपने आप मिल जाएगी कि आगे आपको क्या करना चाहिए। जैसे तुम हो, यू आर इंजीनियर, सो क्या तुम्हें इंजीनियरिंग में ही अपना लाइन बनाना है या अपना फ्यूचर बनाना है, राइट। और इंजीनियरिंग करने के बाद में आगे जॉब प्रोफाइल क्या होता है, रिसर्च के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जब ये जान जाओगे और अपने आप को वहाँ पे फिट करके देखोगे, देन यू रियलाइज कि पूरी लाइफ 40-35 साल की वहाँ पे निकाली जा सकती है कि नहीं। इफ़ यू से, अगर तुम्हें जवाब मिलता है हाँ तो आगे बढ़ो, नहीं मिलता है तो वो एरिया तलाशो जहाँ पे तुम जाना चाहते हो।
तो सर क्या बदलते समय के हिसाब से हमें कॉलेज के कैरिकुलम को कुछ चेंज करने की ज़रूरत है? हो रहा है वैसे, धीरे धीरे चेंज तो हो रहा है। और नो डाउट क्या कहते हैं, जैसे अभी एनईपी आया था तो एनईपी में क्या करा कि स्कूल एजुकेशन में वोकेशनल एजुकेशन भी डाला है, साथ में जो कॉलेज एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी वोकेशनल को कंपलसरी करा है। और दूसरा, आप जो सिलेबस पुराने समय के जो चले आ रहे थे उनको इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज किया जा रहा है। मतलब फिजिक्स है तो फिजिक्स में क्या कहते हैं, बच्चे को क्या कहते हैं, इंजन भी पढ़ाओ, अच्छे लेवल का इंजन पढ़ाओ। जो इंजीनियरिंग का बच्चा पढ़ता है उसका थोड़ा बहुत पार्ट भी आप बीएससी के बच्चे को भी पढ़ाओ, ताकि वो जो थ्योरी पढ़ रहा है उसको प्रैक्टिकली समझ भी पाए, ताकि कल को अगर उसके सामने कोई गाड़ी को खोल दे आप, तो उसको समझ में आए कि ये पार्ट ये होता है, ये पार्ट ये होता है, ये पार्ट ये होता है ना। हालांकि ये चीज़ इंजीनियरिंग के बच्चों में भी थोड़ी सी, अब कभी कभी ऐसा लगता है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो उतना ज़्यादा क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि मैंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी पढ़ाया है तो प्रैक्टिकल बहुत अच्छा नहीं होता है। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सारे इंस्टीट्यूशंस की, जिनका उद्देश्य केवल पैसा कमाना होता है वो अक्सर लैब को मिस कर देते हैं बच्चों के लिए। और दुख तब होता है जब बच्चों को भी लगता है कि आज लैब नहीं लगी तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो खेल लेते हैं, या चलो आज दोस्तों के साथ मूवी चलते हैं। तो ऐसे ऐसे करके सेमेस्टर निकल जाता है, ईयर निकल जाता है, और जब इंजीनियरिंग की डिग्री हाथ में आती है तो पता चला कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है तो उसमें मशीनों के साथ तो कुछ जुड़ा भी नहीं है, और मशीनों के कल पुर्जों के नाम भी अच्छे से याद नहीं है। सो दैट्स द मिसिंग। हालांकि चेंजेस हो रहे हैं, पर हमें भी थोड़ा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। मतलब हम पूरी तरह से ये ना हो कि सिस्टम चेंज करेगा, सिलेबस किताबें नहीं आएंगी तब हम पढ़ेंगे। आपको अपना इंटरेस्ट भी क्रिएट करके कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करके नॉलेज गेन भी करना पड़ेगा बाहर से, और अब तो बहुत कुछ अवेलेबल है। तो सर ये एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे एआई वगैरह, चैट जीपीटी वगैरह, ये सब आने के बाद एजुकेशन सिस्टम में या एजुकेशन में क्या चेंजेस आपको दिखते हैं? मेरे को तो लगता है कि बहुत बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए। मतलब मुझे लगता है कि आने वाले समय में शायद कोचिंग की अनिवार्यता खत्म होने वाली है, या कोचिंग इंस्टीट्यूशंस खत्म होने वाले हैं, क्योंकि अब आपका सबसे अच्छा ट्यूटर आप एआई बन जाएगा। मतलब आप कोचिंग में तो जब आप 100 बच्चों के बीच में बैठते हैं या 200 बच्चों के बीच में बैठते हैं तो टॉपिक तो आपको बताया जाता है, बट कई बार आप अपने क्वेरीज नहीं पूछ पाते हो। ये अक्सर हमारे साथ में होता है, क्लासरूम में भी होता है, इवन कॉलेज क्लासरूम में या स्कूल क्लासरूम में भी। बट एआई से आप सब पूछ सकते हो, फालतू चीजें ही पूछ सकते हो क्लास के दौरान। सो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो टीचर है उसको एआई सब्स्टिट्यूट कर देगा, बिकॉज एआई के पास तो हर टीचर की आवाज होगी, हर टीचर के बोलने का स्टाइल होगा, कंटेंट उसके पास है ऑलरेडी, क्योंकि कंटेंट की कोई कमी नहीं है उसके पास में। आप तो बस उसको ये बताओ कि आप किस आवाज में सुनना है आपको और किस चेहरे से सुनना है, तो वो आपको उसी चेहरे से और उसी आवाज में बोल के बताएगा। ठीक है ना। नाउ फिर आपके ऊपर है जो आप लर्न करना चाहें। सो एआई इज अ गुड, मतलब मैं ये कहूंगा कि बहुत अच्छा है आने वाले समय में बच्चों के हिसाब से। तो ऐसा नहीं लगता आपको कि एआई कुछ जॉब में इम्पैक्ट डालेगा लोगों की? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो नो डाउट क्या कहते हैं, जो पुरानी टेक्नोलॉजी रिप्लेस होती है उससे उन लोगों का जॉब जाता है। पर जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके साथ वो नए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी तो लेके आता है भाई। आज से क्या कहते हैं 30 साल पहले भारत में या 40 साल पहले भारत में जब कंप्यूटर नहीं थे तो सब लोग कॉपी पेन पे काम करते थे। जब कंप्यूटर आया, ठीक है ना, सो लोग धीरे धीरे, पहले लोगों ने विरोध करा उसका, लेकिन धीरे धीरे सबने अडॉप्ट करा। और कंप्यूटर के आने के बाद में जॉब्स कम नहीं हुई हैं, बढ़ी हैं। ठीक है ना, नए नए सेक्टर्स खुल गए हैं। तो एआई के आने के बाद में मुझे नहीं लगता है कि जॉब वगैरह जाएंगे। ये केवल एक डर का माहौल बनाया जाता है, जो मतलब जिसे कहें कि पुरानी मानसिकता के जो लोग होते हैं और जिनके दिमाग में हमेशा डर ही बना रहता है, राइट, जो जॉब सिक्योरिटी जिनका प्रॉब्लम रहता है अपने दिमाग में, तो मुझे लगता है कि उनके साथ में ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बाकी जो लर्नर्स होते हैं, एआई आया तो सीख लिया, है ना। अब जैसे मैं हूँ, आई एम अ टीचर, बट मैं अभी क्या कहते हैं पॉलिसी मेकिंग में भी हूँ, तो मैं एआई का यूज करके कई सारा जो डेटा है उसको एनालाइज करना, पॉलिसी डिजाइन करने में एआई का यूज करता हूँ। तो होना चाहिए, मुझे तो काफी कंफर्टेबल है, इवन बॉस भी खुश रहता है।
कि ये काम बताओ, अभी ला के दे देता है। तो सर जैसे कि आपने कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गेट, नेट और इवन यूपीएससी भी आपने लिखा, तो अगर आपको 2026 में नए सिरे से अपनी कंपटीशन की जर्नी स्टार्ट करनी हो तो क्या चेंजेस आप करेंगे? यार मैं तो सोचता हूँ कि है ना, देश में कुछ पॉलिटिशियन बनने के लिए भी कोर्स होना चाहिए। हाँ, तो अब क्या है कि टीचर की भूमिका भी हम कर चुके हैं और बहुत सारी चीजें कर चुके हैं। अब तो लगता है कि सीएम या पीएम बनने के लिए कुछ करना चाहिए। मतलब देश में क्या कहते हैं, इंडियन पॉलिटिकल सर्विसेज जैसा कुछ होना चाहिए कि जो लोग क्या कहते हैं पॉलिटिक्स के माध्यम से देश की सेवा करना चाहते हैं, वो केवल अपना टैलेंट के दम पे उस सेक्टर में जा सकें, ना कि उनको किसी पार्टी की जेहजूरी करके अपना समय खराब करना पड़े और कई बार अपनी वैल्यूज के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। हम तो मुझे लगता है कि वो होना चाहिए। तो अगर तुम मुझसे अभी का पूछोगे तो मैं तो यही कहूँगा, ठीक है ना। और अगर मुझे क्या कहते हैं तुम 12वीं में वापस लेके चले जाओगे, सो और मेरे पास उस समय थोड़ा गाइडेंस वगैरह होता, तो फिर मैं ये कहूँगा कि मैं फिर इंजीनियरिंग में जाता, बिकॉज साइंस एंड इनोवेशन में क्योंकि शुरू से एक लगाव था, राइट। सो मैं फिर इंजीनियरिंग में जाता और इंजीनियरिंग में भी क्या कहते हैं मैं कोशिश करता कि या तो मैं मैकेनिकल के साथ में जाता या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में जाता। ये खुद का आपका रुझान है उधर उस साइड। जी सर, जैसे कि स्टूडेंट जो कंपटीशन एग्जाम की या कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि 12th के बाद भी है या 12th के साथ जेई नीट वगैरह हो गया और इवन आफ्टर यूपीएससी वगैरह की बात करें, तो जो जैसे ड्रॉप लिए होते हैं तो उनके साथ काफ़ी ऐसी सिचुएशन आती है बर्नआउट टाइप की कि हाँ अब तो मन ही नहीं कर रहा, बिल्कुल बहुत हो गया, अब इसको छोड़ो। तो ऐसी सिचुएशन से वो कैसे खुद को डील करे, कैसे उसको खुद वैसे निखिल, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपका इंटरेस्ट है और वो चीज़ आपको आकर्षित करती है और आप वो चाहते हो बनना, सो ये वाली बर्नआउट वाली स्थिति बनती नहीं है वैसे, है ना। और मेरे को ऐसा लगता है कि जो रियली मेहनत कर रहे हैं और उस चीज़ में लगन से लगे हुए हैं, सो उनके लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, शायद वो पहले या दूसरे अटेम्प्ट में निकल जाते हैं। जब हमारा उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है या हम किसी विशेष कारण से उस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं या किसी को दिखाना चाहते हैं, तब क्या कहते हैं हमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की ज़रूरत पड़ती है या बर्नआउट की स्थिति बनती है, क्योंकि हम शायद डरते हैं इस चीज़ को स्वीकार करने में कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। ये पुराने लोगों की प्रॉब्लम थी। अभी का समय और आने वाला जो समय है वो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी बच्चा स्विच कर लेगा। नहीं, तो फिर भी अगर अभी के हिसाब से देखा जाए तो जैसे सुना होगा आपने भी, कोट है कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। लेकिन आज के समय में मेरे हिसाब से, जैसे मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो कंसिस्टेंसी ही मतलब डेवलप करने में काफ़ी वो लगता है, एफर्ट मारने पड़ते हैं। मन ही नहीं करता कि हाँ सुबह उठ के फिर वही रूटीन फॉलो करो सुबह। कंसिस्टेंसी किसकी भाई, जैसे यू आर ए स्टूडेंट, आप फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है, सो हर दिन तो आपको कुछ नया पढ़ना है। कल जो पढ़ाया आज आपको पढ़ना है, तो ऐसा तो है नहीं कि पुराना ही पढ़ता रहना है। मतलब आपका पूरा सिलेबस, सेमेस्टर का सिलेबस है, नए नए पेपर्स हैं, नए नए टॉपिक्स हैं, हर दिन आपको कुछ नया पढ़ना है, हर दिन लैब में कुछ नया सीखना है आपको। तो डेली रूटीन तो एक जैसा है नहीं है। हाँ, रूटीन बस ये है कि सुबह कॉलेज जाना है, लेक्चर्स अटेंड करने हैं। तो अब वो वहाँ पे वो जो 3 इडियट्स मूवी का वो जो क्या कहते हैं, जो आमिर खान ने उसमें एक बहुत अच्छी बात कही थी, तो मतलब हर दिन कॉलेज जब आप जाते हैं तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि आज कुछ नया सीखना है, आज एक नया टॉपिक पढ़ना है, कुछ नया सीखने को मिलेगा, मतलब उस माइंडसेट से जाना चाहिए, है ना। हालांकि इसमें दोष दोनों चीज़ों का है, सिस्टम का भी है, टीचर्स का भी है कि उनके पढ़ाने का तरीका बहुत ज़्यादा इनोवेटिव नहीं होता है या फिर एनर्जीफुल नहीं होता है कि जब टीचर आता है तो मतलब बच्चे जब टीचर की शक्ल देखते हैं तो यार वही प्रोफेसर है, फिर वैसे ही अंदाज में पढ़ाएगा, बिल्कुल धनबुल टाइप का, एक वो भी रहता है। पर वैसे होना नहीं चाहिए, मेरे को तो कभी नहीं लगा। मतलब मैं तो कॉलेज जब भी गया हूँ तो मुझे कभी नहीं लगा कि बोरिंग है या फिर उकता रहे हैं। ऐसा शायद इसलिए होता होगा निखिल कि हम दूसरी चीज़ों को शायद नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। मतलब एक ही रूटीन, साथ में कुछ खेल कूद नहीं हो रहा है,
मनोरंजन के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है, फैमिली के साथ में खेलना कूदना या हंसना बोलना शायद नहीं हो पा रहा है, फैमिली का पार्ट थोड़ा सा मिसिंग है, खासकर उन बच्चों के लिए जो फैमिली से दूर जाके पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनको कुछ अपनी हॉबीज़ में इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए, चाहे वो खेल कूद हो, रीडिंग हो, प्ले हो, या कुछ और, कुछ भी, मतलब एक होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो मुझे लगता है फिर ये वाली स्थिति नहीं बनेगी। और अगर फिर भी बन रही है, फिर आपको इस चीज़ के ऊपर विचार करना चाहिए कि रियली आप जो कर रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट है भी कि नहीं है, या फिर कुछ और करना चाहिए आपको, है ना? ऐसा भी हो सकता है। तो सर जैसे कि अभी नीट का एग्ज़ाम था और अभी जेई एडवांस का भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप उन स्टूडेंट से क्या कहना चाहेंगे जिनका नीट या जेई से रह जाएगा, नहीं क्वालिफाई होगा, या फिर जिनका नहीं हुआ? और देखो, जिनका पहले अटेम्प्ट में निकल जाएगा, ये बात तो पक्की है कि इस मीन्स दैट के वो उस चीज़ के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे या उसी चीज़ के लिए बने हैं। अगर आपका नहीं हो पाता है तो आपको फिर थोड़ा सा री एग्जामिन कर लेना चाहिए अपने आप को कि रियली आप वो करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं फैमिली का दबाव है, या फिर केवल क्या कहते हैं दोस्त लोग भी आपके उस और जा रहे हैं तो आप इसलिए जा रहे हैं, है ना? अगर इन सब दोनों सवालों का जवाब ना में आता है तो फिर आपको कंसिस्टेंटली तैयारी करते रहना चाहिए, है ना? और अपने आप को एक टाइम देना चाहिए, कैसा कि मैं अपने आप को इस चीज़ के लिए इतना ही समय दूंगा बस, केवल अगर हो गया तो ठीक है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि 5-5 6-6 साल तक उसी में पड़े हुए हैं और हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। उधर तो पापा भी चिल्ला रहे हैं, है ना, शादी की उम्र हुई जा रही है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक लिमिटेड टाइम दीजिए अपने आप को, हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज अपने लिए प्लान भी तैयार रखिए। तो सर आपको ऐसा नहीं लगता कि इंडिया में खासकर इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड को 12th के बाद अगर देखें तो इसको कुछ ज़्यादा ही ग्लोरीफाई करके दिखाया जा रहा है? ऐसा है इसमें, इसलिए और क्या बस भाई, डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं आप और हम, मतलब, या जो माता पिता अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं वो क्यों बनाना चाहते हैं? दे नो दैट ना कि उस सेक्टर में पैसा बहुत है, बहुत सिंपल सी बात है ना। इवन के कहते हैं आप आज के किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए, वो डॉक्टर इसलिए नहीं बनना चाहता है कि उसको सेवा करनी है गरीब गरीब लोगों की, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर बनना है। उसको क्या कहते हैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब चाहिए, या वो खुद का हॉस्पिटल खोलेगा और उसमें क्या कहते हैं जितना हो सके लूटेगा लोगों का। ठीक है ना? ये आप और हम देख भी रहे हैं ना, मतलब आप न्यूज़पेपर में डेली जब पढ़ते हो तो उसमें यही चीज़ें आती हैं ना कि कई बार डॉक्टर की लापरवाही से किसी मरीज की जान चली गई, सही प्रिस्क्रिप्शन देना था नहीं दिया, या डॉक्टर टाइम पे अवेलेबल ही नहीं था, राइट? बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इवन केस हो जाते हैं। या फिर ये कहते हैं छोटे से टाइम ड्यूरेशन के लिए भी हज़ारों का बिल बन जाता है ना? यहाँ से वो बिल में दवाइयाँ लिखता है, वो वहाँ से लेकर आती है और फिर यहाँ से लेके वो वापस उसी मेडिकल स्टोर पे चली जाती है। क्योंकि वो कौन सी एक मूवी आई थी, मैं भूल गया उसका नाम, वो गब्बर इज बैक, वो अक्षय कुमार की थी ना। ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स का है। तो बेसिकली मुझे लगता है इसके पीछे ग्लैमर ज़्यादा है, मेडिकल के पीछे, इंजीनियरिंग के पीछे, यूपीएससी के पीछे। यूपीएससी में आपको क्या है कि बच्चों को वो लाल बत्ती दिखती है बस, केवल 2-3 मूवीज और बन गई हैं ऐसी। जबकि मेरे को तो समझ में नहीं आता, मैं कभी कभी अपने बच्चों को बोलता हूँ कि तुम लोग यूपीएससी की तैयारी क्यों करते हो इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करने के बाद में, या मेडिकल करने के बाद में? आप वो करने के बाद में एक बाबू बनने के लिए जा रहे हो। मतलब आईएएस इज व्हाट, मतलब आईएएस का कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे अंग्रेजों के समय से अभी तक का अपन देखें तो दे आर क्लर्क ओनली। उनका काम होता है बस फाइलों के ऊपर कमेंट लिखना, अनुमोदन करना, या फिर पॉलिसी मेकिंग में भी छोटा मोटा रोल प्ले करना। और जहां तक मेरा ख्याल है कि कभी भी कोई टिपिकल पॉलिसी मेकिंग होती है तो वो एक्सपर्ट्स करते हैं ड्राफ्टिंग उसकी, ना कि आईएएस करता है। आईएएस जस्ट अथॉरिटी जो उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है या अप्रूव करता है, बाकी काम एक्सपर्ट ही कर रहे होते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपका बहुत अच्छा दिमाग है, इफ यू आर अ वेरी गुड इंजीनियर, यू आर अ वेरी गुड डॉक्टर, तो आपको रिसर्च में आगे बढ़ना चाहिए। हमें बाबुओं की ज़रूरत नहीं है, हमें रिसर्चर्स की ज़रूरत है, हमें अच्छे टीचर्स की ज़रूरत है, हमें अच्छे एकेडमिशियंस की ज़रूरत है, हमें क्या कहते हैं अच्छे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है फील्ड्स में, हमें अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट की ज़रूरत है, हमें बाबू की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाबू नौकरी क्रिएट नहीं कर सकता है ना?
रिसर्च इंडस्ट्री की जरूरत पूरी करेगी, इंडस्ट्री आपके रोजगार की जरूरत पूरी करेगी, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि हमें इस और ध्यान देना चाहिए, लेकिन क्या करें, वो एक ग्लैमर बना रखा है बाबू बनने का, ठीक है ना, तो सभी लगे हुए हैं। हालांकि आने वाले समय में सिनेरियो चेंज होगा और आप देखना एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सारी सर्विसेज बहुत निम्न श्रेणी की मानी जाएंगी, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में एजुकेशन सर्विसेज हो गया, पॉलिटिकल सर्विसेज हो गया, या साइंटिस्ट सर्विसेज हो गया, इनको ज्यादा तवज्जो दी जाएगी स्टूडेंट्स के द्वारा, ना कि बाबू बनने की प्रवृत्ति को, ठीक है। ये यूट्यूब वाली जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई, जबकि आपने तब स्टार्ट किया था जब ज़्यादा लोग यूट्यूब में नहीं आना चाहते थे या डरते थे कि नहीं फेमस हो, या जो भी। डरते क्या थे भाई, डेटा ही क्या कहते हैं, आपको 120 रुपए का 1 GB मिलता था। हाँ वो भी था, सबसे बड़ा पॉइंट तो यही था। तब क्या कहते हैं मैंने शुरू करा था, क्योंकि जियो आई थिंक 2015 में आया था, राइट, 2014 के एंड में या 15 में आया था, और मैंने 2014 में स्टार्ट करा था, ये अक्टूबर में, जब एयरटेल का हम लोगों ने कनेक्शन ले रखा था, जिसमें 60 Mbps की स्पीड, kbps की स्पीड आती थी। तो मुझे याद है कि मेरा छोटा भाई जब वीडियो बनाता था 1 घंटे का रिकॉर्ड होता था, तो हम रात को 11 या 12 बजे उसको अपलोडिंग पे डालते थे, सुबह 4-5 बजे तक वो अपलोड होता था। सो दिस इज द नेट स्पीड, ठीक है ना, राइट। और शुरुआत उसकी ऐसे हुई कि जब मैं प्राइवेट, मतलब उस समय मैं प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहा था, सो मेरी एक आदत थी कि मेरा नंबर हमेशा बच्चों के पास में होता था, और उनको फ्रीडम थी कि वो जब चाहे तब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो मेरे छोटा भाई क्या है, मेरे को दिखता रहता था कि भैया 10:30 बजे कॉल आ रहा है किसी बच्चे का, तो उसको फोन पे ही क्वेश्चन का समझ बता रहा है कि इसे स्टेप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, हो जाएगा। तो कई बार वो देखता था ये चीज़, तो उसने एक सजेस्ट किया कि क्यों ना आप, मैं आपके लेक्चर्स रिकॉर्ड करता हूँ, जो भी टॉपिक है आपका, और फिर उसको अपन यूट्यूब पर डाल देंगे। सो उसके इनिशिएटिव से हम लोगों ने ये काम शुरू करा, और धीरे 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 करके 2014 से शुरू करके 2017 तक लगभग इंजीनियरिंग का पूरा कोर्स हमने यूट्यूब पर डाल दिया था। और इवन मुझे कहते हुए दुख भी होता है, गर्व भी होता है कि भोपाल में इंजीनियरिंग की एक टाइम पे बहुत क्लासेस चलती थी, बहुत, मतलब यहाँ की राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, 2, 3 के नाम से यहाँ पे बड़ी बड़ी कोचिंग्स चलती थी, जिसमें इंजीनियरिंग के बच्चे भर भर के 200 200 300 300 एक बैच में बैठते थे, क्योंकि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तो निकलता नहीं था लोगों से। उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, प्रोबेबिलिटी, ये सब होता था, तो बच्चों को बड़ा डर लगता था। बट जब मैंने लेक्चर्स सारे डाल दिए, सो 2018 तक लगभग सारी कोचिंग भोपाल में बंद हो गई, ठीक है। हालांकि मेरे को बहुत गालियां भी मिली थी यूट्यूब पे, वो सब बहुत सारी गालियां भी देते थे, तूने हमारा धंधा बंद करवा दिया साले। लेकिन ठीक है, इनिशिएटिव था। अब तो खैर, अब इंजीनियरिंग के लिए मुझे नहीं लगता है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की कोई कोचिंग होती है, अब कोई कोचिंग नहीं होती है। इट मीन्स दैट के सफल रहा जो हमने किया, और अब तो कई सारे टीचर्स हो गए हैं, अच्छी बात है। मतलब एजुकेशन फ्री में होना चाहिए और मिलना चाहिए बच्चों को, मतलब उसके लिए उनको भटकना ना पड़े। तो इस उद्देश्य से शुरू करा था। मोटिव पैसा कमाना नहीं था उस समय भी, मोटिव था कि बच्चों तक मिल जाए चीजें, है ना, परेशान ना होना पड़े, और हो। तो सर आपके हिसाब से स्टूडेंट लाइफ में स्टूडेंट का मेन पर्पस मतलब पढ़ाई तो है ही, उसके अलावा और किन किन चीज़ों पे उसको ध्यान देना चाहिए, जैसे आसपास जो हो रहा है उस पर भी ध्यान दे, या फिर केवल उसका पर्पस ग्रेजुएशन करे, जॉब ले, सेटल हो? ये सेटल कैसे हो पाएगा? मतलब आपकी पढ़ाई भी कैसे पूरी हो पाएगी? बाकी के एस्पेक्ट्स भी आपको ध्यान तो रखने ही पड़ेंगे ना। अगर हम ये सोचते हैं कि हमें केवल पढ़ाई करनी है, नौकरी लेनी है और सेटल हो जाना है, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेटलमेंट? सेटलमेंट की तो कोई डेफिनेशन नहीं होती है ना। मतलब आप समाज में रह रहे हो, तो समाज में होने वाली घटनाओं का आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो बीइंग ए स्टूडेंट, उसको अपने आसपास हो रही घटनाओं के ऊपर नजर रखना चाहिए, थोड़ा अवेयर होना चाहिए, मतलब दिमाग से खुला होना चाहिए, ठीक है ना। और अपने आप से वाई, राइट, व्हाट, ये सारी चीजें पूछते रहना चाहिए। उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसको कोई ऐसा तो नहीं है कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, या फिर क्या कहते हैं, किसी और के माध्यम से भटकाया तो नहीं जा रहा है कहीं। तो इस मामले में थोड़ा उसको अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि जितने भी क्या कहते हैं
बुरे तत्व हैं या फिर देश विरोधी तत्व हैं, उनका पहला टारगेट स्टूडेंट ही होते हैं। उसका कारण होता है कि जब बच्चा 12th पढ़ के आता है कॉलेज में, तो बहुत ज़्यादा समझ विकसित नहीं होती है और उसको क्या कहते हैं, किसी भी आइडियोलॉजी से या फिर किसी भी विचारधारा से उसको जिसे कहें कि डाइवर्ट करना बड़ा आसान होता है। तो पहला टारगेट स्टूडेंट ही होते हैं। तो वो किसी भी विचारधारा के संपर्क में आए, लेकिन वो कई सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करें और एक ही चीज़ अपने दिमाग में रखे कि ये चीज़ से मेरे देश को क्या फ़ायदा है, मेरी सोसाइटी को क्या फ़ायदा है, क्या इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, मतलब ये अडॉप्ट होने से क्या समाज में शांति आएगी, सौहार्द आएगा, तरक्की होगी, आर्थिक तरक्की होगी क्या देश की, देश और आगे बढ़ेगा। अगर ये सब है तो फिर वो विचारधारा के साथ में आगे बढ़े। ये तो मतलब नेशन फर्स्ट वाली। डेफिनेटली यार, भाई नेशन है तो आप हो ना, भाई नेशन नहीं रहेगा तो आप भी खत्म हो जाओगे। भाई कई सारी इतिहास अगर आप पढ़ेंगे 2-2.5 सालों का, तो कई सभ्यताएं आई खत्म हो गई, राइट। जब हम बहुत ज्यादा उदार हो जाते हैं और अपने प्रति लापरवाह हो जाते हैं तो आप खत्म हो जाओगे, आपको कोई और क्या कहते हैं ऑक्यूपाई कर लेगा, है ना। और वो जो फेज होगा, उस फेज में कई लोगों को कष्ट उठाने पड़ेंगे, मे भी पॉसिबल आपको भी उठाने पड़े, और हिस्ट्री में ये हुआ है। तो आपको अवेयर तो रहना पड़ेगा कि आप और आपकी आइडेंटिटी और आपके देश को कोई खत्म करने के लिए तो प्रयास नहीं कर रहा है। भाई आज नॉर्थ ईस्ट में कितने इतनी लड़ाई क्यों हो रही है, वहां पे बेसिकली देखा जाए तो लड़ाई कल्चर की ही लड़ाई है, राइट, जो पहले नहीं थी अब हो गई है। सो एक दूसरे के कल्चर मतलब एक दूसरे के कल्चर को पसंद नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे की जमीन पे एक दूसरे को आना जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, ये उसकी लड़ाई चल रही है ना। मतलब हम एजुकेशन देकर भी उनको ये नहीं बता पाए हैं कि दूसरे संस्कृति के व्यक्ति का सम्मान करना भी आपकी जिम्मेदारी है ना। और वहां पे संघर्ष का कारण यही है कि दे आर थिंक दैट कि हम सुप्रीम, मतलब हम सुप्रीम हैं, राइट, और हम इनको ये नहीं करने देंगे। लड़ाई इसकी और कुछ नहीं है, और आजकल बहुत कुछ चल भी रहा है, राइट। सर अब जैसा कि देख रहे होंगे कि अभी वर्तमान में कई सारी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज के सीईओ इंडियन ओरिजिन के हैं। तो आपके हिसाब से हमारे देश में ऐसे क्या किस चीज़ की कमी पड़ रही है कि इंडिया का टॉप माइंड जो है वो फॉरेन उसको जाना पड़ रहा है? जैसे देखो, एक चीज तो ये है कि हम खुद नहीं जाते हैं, हमें आकर्षित किया जाता है, ठीक है। जितनी मेरी समझ है और जितना मैं समझ पाया हूँ कि भारत जब गरीब था तो गरीब देश में भी इंटेलिजेंट लोग तो पैदा होते हैं। फॉरेन और जो विदेशी कंपनियां होती हैं, ये जो विकसित देश होते हैं, उनको केवल वो ब्रेन चाहिए होता है, क्योंकि उस ब्रेन में ताकत होती है कि उसको आप जो टास्क दोगे ना, वो उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर देगा, करेगा ही करेगा। क्योंकि जो उत्सुकता या क्यूरियसिटी माइंड होता है, उसको आप कुछ भी प्रॉब्लम दो, वो तब तक शांत नहीं होगा जब तक कि वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। तो उनको वो ऐसा ब्रेन चाहिए होता है ना। तो वो लोग हमेशा अप्रोच करते हैं उन इंस्टीट्यूशंस का जिन इंस्टीट्यूशंस में उस देश का टॉप ब्रेन जाता है, मींस IITs एंड IIMs। यहाँ पे देश का टॉप ब्रेन जाता है ना। तो वहां पर उस ब्रेन को पैसे का लालच, अच्छी लाइफस्टाइल का लालच, अच्छे रिसर्च, अच्छे प्रोजेक्ट्स का लालच देके वो उनको लिखे जाते हैं। और फिर बहुत सिंपल सी बात है कि भाई भारत गरीब तो रहा है शुरुआत में, है ना। अब थोड़ी स्थितियां ठीक ठाक हो रही हैं, बट अभी भी बहुत अच्छी स्थितियां नहीं है, सैलरी वगैरह भी बहुत अच्छी नहीं मिलती इतनी ज़्यादा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं, पढ़े लिखे लोगों को उतना ज़्यादा सिक्योरिटी भी नहीं मिलती और ना इज्जत मिलती है भारत में। भारत में क्या कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि कहते हैं एक बाबू को ज़्यादा इज्जत मिलती है बनस्पत के कहते हैं इसरो के किसी साइंटिस्ट को। ठीक है ना, राइट। सो जब पढ़े लिखे व्यक्ति को या ब्रेन को इस सोसाइटी में या फिर इस सिस्टम में बहुत ज्यादा मान सम्मान नहीं है,
तो वो यहाँ नहीं रुकता है, फिर वो वहां चला जाता है जहां पर उसको ये मान सम्मान मिलता है। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो कुछ बच्चों को हाईजैक किया जाता है लालच देके, कुछ बच्चे मान सम्मान के लिए चले जाते हैं, कुछ कई सारे और भी क्या कारण होते हैं, ठीक है ना। सो ये कारण है। और ये जितने भी तुम एग्जाम्पल देख रहे हो आज, चाहे वो गूगल के सीईओ हो या फिर और भी कई सारे टॉप कंपनियों में हो, ये वही ब्रेन है जो आज से शायद 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले वहाँ गया था। उसने अपनी मेहनत से उन कंपनियों को खड़ा किया और उन कंपनियों को चलाने वाले लोगों को लगा कि यही लोग अच्छे से चला पाएंगे, इसलिए आज वो टॉप पोजीशंस पर है ना। और उसका कारण ये रहा है कि यहाँ की जो कल्चर है भारत का कल्चर और भारत का जो फैमिली सिस्टम है, वो अपने बच्चे को क्या कहते हैं, जन्म से लेकर उस पोजीशन तक जाने तक एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल देता है, एक सिक्योर लाइफस्टाइल देता है, फोकस्ड। दैट्स वाई ये बच्चे वहां तक पहुंच भी जाते हैं, है ना। तो सर आपके हिसाब से हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस करने चाहिए कि जॉब सीकर की जगह ज़्यादा एम्प्लॉयर और इनोवेटर्स निकलें? बाबुओं को, नेताओं को ज्यादा क्या कहते हैं, मान सम्मान देने की जगह टीचर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को और साइंटिस्ट को मान सम्मान मिलना चाहिए। मतलब ब्रेन काबिलियत की इज्जत होनी चाहिए। जब होगी तब आपका देश अपने आप तरक्की कर लेगा। सर आप फ्यूचर में जो टीचर बनने जा रहे हैं या जिनका एम है या फ्यूचर में टीचर बनना, उन्हें आप क्या एडवाइस देंगे कि उन्हें अपनी टीचिंग स्किल्स में क्या क्या रखना चाहिए, कैसे किसी स्टूडेंट के साथ कनेक्ट करना चाहिए, क्या एडवाइस देंगे एक जो फ्यूचर टीचर? देखो, मेरे टीचर ने मेरे को एक बात बताई थी कि पढ़ते समय तुम्हें जिस चीज की कमी महसूस होती है अपने टीचर में, तुम पढ़ाते समय उस कमी को दूर कर लेना। तो जब मैं अपने टीचर से पढ़ता था तो मुझे जो कमी महसूस होती थी, वो चीज मैं पढ़ाते समय ध्यान रखता हूँ, है ना। और मैं बच्चे से तब तक पूछता रहता हूँ कि समझ में आया कि नहीं आया, जब तक कि वो कह ना दे और थक ना जाए कि हाँ आ गया समझ में। ठीक है ना। सो मुझे लगता है कि स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप पहली बार क्लास में जाएं और आपकी क्लास में मान लीजिए 30 बच्चे हैं, तो 2 महीने बाद वो संख्या कम बस नहीं होना चाहिए। अगर बढ़ जाए तो समझ लेना आप अच्छा पढ़ा रहे हो, और वो 30 की जगह 10 रह जाएं, सो यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ टू मच। बहुत जरूरी है, ठीक है ना। सर कुछ रैपिड फायर एक चीज और, टीचर को पढ़ते रहना चाहिए हमेशा। उसको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि उसको नौकरी मिल गई तो अब पढ़ाई अब किताब नहीं खोलना है, अब बस जाके बस बोर्ड पे खड़े होके कुछ भी करके आ जाना है, बस, है ना। उसको हर साल पढ़ना है, हर बार पढ़ना है। नई नई जो किताबें आ रही हैं, नई नई जो चीजें आ रही हैं, उनको पढ़ना है, समझना है, और अपने बच्चों को हर नए तरीके से पढ़ाना है। अब एआई आ गया है, तो आपको अपने बच्चों को एआई से पढ़ाना भी आना चाहिए। चाहे वो क्या कहते हैं, मिडिल स्कूल का टीचर हो, चाहे हायर सेकेंडरी का हो, चाहे ये किसी गवर्नमेंट कॉलेज में नॉर्मल टीचर हो, उसको एआई का यूज करते आना चाहिए। तो टीचर को अपने आप को भी अपस्किल करते रहना चाहिए, ठीक है ना। सर एक रैपिड फायर क्वेश्चन टाइप का सेगमेंट है, इस पे 2 ऑप्शन रहेगा, एक चूज करना है और बता सकते हैं आप कि क्यों ये चूज किया। तो पहला है ऑनलाइन टीचिंग वर्सेस ऑफलाइन टीचिंग। ऑनलाइन टीचिंग बढ़िया है वैसे, ठीक है ना। एआई के आने के बाद तो ऑफलाइन की जरूरत ही नहीं है। ऑफलाइन में देखो, ऑफलाइन में बच्चे ये कितने हैं, इसलिए बता रहा हूँ, ऑफलाइन में क्या कितने हैं, बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, वो केवल दोस्तों के साथ में मटर गश्ती करने के लिए जाते हैं और कुछ नहीं। और अगर क्लास में खूबसूरत लड़कियां हो तो और अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया, ठीक है सच में, ठीक है ना। तो बच्चे अक्सर उसके लिए जाते हैं। और दूसरा ये होता है कि नए नए कपड़े पहनेंगे तो दिखाएंगे साला किसको, तो बच्चे वो दिखाने भी जाते हैं, खासकर लड़कियां तो उसी लिए ही जाती हैं अक्सर, ठीक है ना। चलो आगे जी, दूसरा है चाक बोर्ड वर्सेस स्मार्ट बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड, चौक में तो धूल गिरती है, ठीक है ना, फेफड़ों की बीमारी हो जाएगी। अगला है वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स। रियल एनालिसिस आई थॉट। ऐसा क्यों लगता है आपको? रियल एनालिसिस क्या मतलब, पैरामीटर्स? इसको फील नहीं कर पाते हैं ना, अप्लाइड मैथमेटिक्स को तो फील कर लेते हैं, रियल को फील ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें कुछ
जो पुराने गणितज्ञ हुए हैं उन्होंने क्या समझाया है वो शायद वो उनको भी समझ में नहीं आया हो, बस दे दिया है कुछ भी बिना प्रैक्टिकल के और बिना क्या कहते हैं लॉजिक के, बस थ्योरी 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 घुसा दी है उसने। तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा टफ है ना, उसका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है ना। हालांकि कि कहते हैं जो गणितज्ञ उसमें अच्छे होते हैं बस ये कहते हैं कि ब्रेन को शार्प करने में काम आता है। अरे भैया समझ में ही नहीं आएगा तो शार्प कहाँ से होगा, राइट। चलो तो वन बुक दैट एवरी स्टूडेंट शुड रीड, मतलब गणित की नहीं ये कोई भी गणित के book? अलावा जो मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट के या कोई लिटरेचर है। अरे ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती है, आप तो अपना सब्जेक्ट पढ़ो बस केवल, मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेटर है। लिटरेचर पढ़ते हैं आप? लिटरेचर में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता, हिस्ट्री में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट है और थोड़ा सा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो मैं केवल उससे संबंधित लेक्चर सुनता हूँ, पढ़ता बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, किताबें नहीं पढ़ता हूँ, केवल सुनता हूँ बस केवल। वन शॉट वीडियोस या फुल लेक्चर्स? फुल लेक्चर्स, मतलब मैं जो लेक्चर सुनता हूँ वो 1.5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के होते हैं। हालांकि मैं एक बार में नहीं सुन पाता हूँ, जब मुझे समय मिलता है तो आधा घंटा आज सुन लिया, 1 घंटा कल सुन लिया। अक्सर मॉर्निंग वॉक पे सुन लेता हूँ अपनी, या इवनिंग में खाने के बाद जब निकलता हूँ तब सुन लेता हूँ। एक फाइनल एडवाइस जो आप देश के यूथ को देना चाहें आप? देश की प्रोग्रेस के लिए सोचना चाहिए, और आपका जो भी एक्शन है वो देश की प्रोग्रेस को ध्यान में रखते हुए ही आपको लेना है। इंडिविजुअल जो एक्सपीरियंसेस है उनको साइडलाइन करते हुए केवल देश हित में सोचें, समाज हित में सोचें और अपने माता पिता के बारे में सोचें, ठीक है ना, क्योंकि जिसने आपके लिए पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, अल्टीमेटली आपके फ्यूचर में उसके लिए कहीं अगर जगह ही नहीं है तो फिर फायदा क्या आपके जीने का। तो अल्टीमेटली आपको माता पिता, समाज और देश, ये सब फोकस में होना चाहिए आपका। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके निखिल, थैंक यू सो मच।